बहुत सुनिएगा, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जरा 1 मिनट का होल्ड कीजिए, 1 मिनट। अगर इस आरसीएम बिजनेस में गौर से सुनिएगा, देखिए हम बहुत मार्के वाली बात बता रहे हैं। अगर इस आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कल परम आदरणीय डी सर ने कितनी शानदार तरीके से डिसिप्लिन पर बात की है, बहुत शानदार तरीके से। पता नहीं आप लोग कितना कैसे लिए हैं, हम तो बहुत गंभीरता से लिए हैं, बहुत गंभीरता से, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से डिसिप्लिन में बात की है। लेकिन एक वर्ड फिर से बोल रहे हैं, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। देखिए सफल लोगों की बात को मानना बहुत जरूरी है और 100% मानना है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। 3 शब्द गौर से सुनिएगा, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और कंटिन्यूटी। अगर 3 शब्द को पकड़ लिए, आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ये आपको स्टार रूबी बनना तय है, लेकिन इसको 100% पालन करेंगे तो, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, इस आश्रम को कर रहे हैं तो तन मन धन समर्पण भावना, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कंटिन्यूटी बेहद जरूरी है। केवल दिखावा नहीं करना है, तन से रहिए, मन से रहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। नोट बनाना जरूरी है, जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। तो आज हम लोग के बीच में डेमो, 1 प्रोडक्ट का डेमो डेली होगा यहाँ पर, और जो भी डेमो करना चाहते हैं यहाँ पर खुला मंच है। लेकिन एक दिन पहले थोड़ा बता दीजिए ताकि हमको शेड्यूल तय करने में आसानी रहेगी। आज हम लोग के बीच में डेमो का प्रेजेंटेशन करने के लिए श्रद्धा जी हैं, श्रद्धा सिंह जी हैं। श्रद्धा जी आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। जरा हैंड रेज कीजिएगा आप, हैंड रेज कीजिएगा आप। श्रद्धा जी अभी तो थी, श्रद्धा सिंह जी, हाँ चलिए। तो देखिए इनसे सीखिए। सर इनको कोर्स बना दिया जाए, अच्छा रहेगा। इसको बन गई है सर। अच्छा बन गई। श्रद्धा जी आपका मोस्ट वेलकम हुआ। देखिए जरा सीखिए इनसे, इतनी छोटी सी बिटियां इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकती हैं, तो आप लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम माइक हैंड ओवर करते हैं श्रद्धा सिंह जी को। गुड मॉर्निंग सर, और सभी लोग को जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग। मैं अपना अगर परिचय दूं तो मेरा नाम श्रद्धा सिंह है, मैं वाराणसी से हूँ और मैं संजय सर और अखिलेश सर के टीम से हूँ और अभय सर के टीम से हूँ। और आज मैं जो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी वो फेस वॉश पे है, जो कि फेस वॉश हम सब लोग यूज करते हैं हमारे चेहरे के लिए। जो बहुत अगर आप लोग के चेहरे पे पिंपल्स हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो जो आँख के नीचे हम लोग के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जो मार्केट्स का यूज करते हैं वो कैसे हमारे स्किन को खराब करता है, वो और जो हमारा आरसीएम का नाइसा का फेस वॉश है वो हमारे शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। अपने नाइसा फेस वॉश के बारे में हम आज देखेंगे। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो गया है। वेलकम यू ऑल। हाँ, तो आज हम नाइसा फेस वॉश के बारे में देखेंगे। नाइसा फेस वॉश के अगर की हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उसमें 4 तरह के मेन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। एक तो टी ट्री ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, कार्डामम ऑयल है, लेमन ऑयल है। हम इसके बारे में एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे कि टी ट्री ऑयल क्या फायदा करता है, ऑरेंज ऑयल क्या फायदा करता है, कार्डामम ऑयल क्या फायदा करता है और लेमन का ऑयल क्या फायदा करता है। लेकिन उसके पहले अगर हम मार्केट्स के फेस वॉश के बारे में बात करें तो हम उसके बारे में अगर बात करते हैं तो
फेस वॉश है वो हर स्किन टाइप के लिए है, मतलब आप किसी भी स्किन पे इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही किसी और की बात करें, भले उस पे लिखा रहता है कि और फॉर ऑल स्किन टाइप्स, क्योंकि ये मैं खुद ही एक एग्जांपल उसका कि मैं जब हिमालय का यूज करती थी तो उससे मेरे चेहरे पर खुजली होता था और मेरे चेहरे लाल पड़ जाता था एकदम, और भी ज्यादा पिंपल आ रहा था। और फिर जब मैंने नाइसा का यूज करना शुरू किया तो मेरा जो पिंपल्स है वो एकदम कम हो गया और आज एकदम खत्म होने वाला है मेरा पिंपल्स। इसलिए मैं नाइसा फेस वॉश को एकदम रिकमेंड करती हूँ कि जिसको भी पिंपल्स या दाग धब्बे या आंख के नीचे कोई भी डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको लगातार एक बार फेस वॉश यूज करके तो जरूर देखना चाहिए। अगर हम टी ट्री ऑयल की बात करें तो ये एक ऐसा एक ट्रीटमेंट देता है जो हमारे चेहरे पर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को खत्म करता है और ऊपर से अगर हम देखें तो ये हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है, क्लियर बनाता है। हमारे जो स्किन पे दाग, मतलब कोई कटे, मतलब किसी चीज का अगर स्कार्फ पड़ जाता है, मतलब कोई निशान पड़ जाता है तो उसे भी धीरे धीरे ये खत्म कर देता है टी ट्री ऑयल। और अगर हम ऑरेंज ऑयल की बात करें तो ऑरेंज ऑयल एक ऐसा वेराइटी है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वेराइटी है जो हमारे मूड को, जैसे अब हम लोग हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि ये किसी काम को लेके हम लोग डिप्रेस रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। और अगर अपना मूड फ्रेश करना है, हम लोग को अपना स्ट्रेस कम करना है, तो अगर हम अपना फेस वॉश यूज करते हैं जो कि उसमें ऑरेंज ऑयल का एक इंग्रेडिएंट डाला गया है, तो ये हमारे मूड को फ्रेश करेगा। आप अगर एक बार यूज करके देखेंगे नाइसा फेस वॉश तो आपको एक ताजगी का एहसास होगा कि एकदम जैसे आप लगेंगे, अगर आप सो के भी उठ रहे हैं और आप अगर उसको यूज करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं कहाँ सो रही थी, मैं कहाँ सो रहा था। अभी तो एकदम जैसे आपको एकदम ताजा लगेंगे, जैसे एकदम आप एकदम एनर्जीफुल है। और अगर हम कार्डामन ऑयल, कार्डामन मतलब होता है इलायची की, अगर हम इलायची के बारे में बात करें तो इलायची तो खुद ही एक हमारे मतलब एक आयुर्वेद में भी ये यूज होता है और जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए हमारे स्किन को प्यूरिफाई करता है। हमारे जो हम लोग की त्वचा पे जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं या स्किन पे पिंपल्स पड़ जाते हैं या जो हमारे स्किन पे ब्लेमिशेस होता है उसे भी ये खत्म करता है। और जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, जैसे स्किन का जो कलर है हम लोग का, जैसे कि कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई डार्क होता है, तो उसकी जो स्किन की कॉम्प्लेक्शन है उसको वो बनाए रखता है, उसको एकदम स्मूथ बनाए रखता है। और अगर हम लेमन ऑयल की बात करें तो लेमन ऑयल जो अगर हम बाहर जाते हैं, हम फेस वॉश यूज करके बाहर जाते हैं और अगर हम धूप में जा रहे हैं या किसी भी बाहर के एरिया में जा रहे हैं और उससे हमारे चेहरे पे जो धूल और ये सब जमता है और जो बैक्टीरिया हमारे चेहरे पे आती है और जो हमारा ऑयली स्किन होता है वो उसे खत्म करती है और जो हमारे बैक्टीरिया पड़े रहते हैं उसे भी खत्म करती है। अगर हम धूप से आने के बाद एक बार नाइसा फेस वॉश यूज करते हैं तो उससे हमारे जो शरीर पे जितने भी धूल जमे हुए हैं, जितने भी बैक्टीरियाज बैठे हुए हैं, जितने भी कुछ भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाता है और ये हमारा इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस करता है। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ नाइसा फेस वॉश, नाइसा का अगर फेस वॉश का बेनिफिट्स देखें तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये 100% सोप फ्री फॉर्मूला है। सोप फ्री फॉर्मूला मतलब कि ये टेक्निकली फैट्स और अल्कलीन के इंग्रेडिएंट से एकदम उसके इंग्रेडिएंट से फ्री रहता है, ठीक है। और ये एक केमिकली पदार्थ नहीं होता है। और यहाँ से अगर सोप फ्री अगर आपको मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो सोप फ्री का मतलब यही होता है कि अगर आप साबुन यूज करते हैं, साबुन आपके आंख में लगता है जिससे आपके आंखों को नुकसान पहुंचता है। और अगर वही हम फेस वॉश यूज करें तो हम अपने आंखों के नीचे भी अगर लगाते हैं उसे तो हमारे आंखों को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है।
और कंट्रोल्स एक्ने और पिंपल्स। हमारे पिंपल्स को खत्म करता है, उसको कंट्रोल करता है, कम करता है, और डीपली क्लेंसेस ऑयल, डर्ट एंड पॉल्यूटेंट्स। हमारे जो दाग धब्बे होते हैं, जो धूल जमा रहता है, उसे भी खत्म करता है, डीप उसको अंदर तक साफ करता है। और जो ब्लेमिशेस होते हैं, जो हमारे पिगमेंटेशंस होते हैं, जो हमारे एक्नी होता है, जो हमारा पिंपल होता है, उसे भी धीरे धीरे खत्म करता है। और प्यूरिफाई और रिफ्रेश, हमें रिफ्रेश रखता है और प्योर हमारे चेहरे को रखता है, नेचुरल ब्यूटी रहता है। और हमारा सीबम प्रोडक्शन, अगर हम सीबम प्रोडक्शन की बात करें तो आप अगर ये डायग्राम देखते हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है, यहाँ पे आपको जो ये है, यहाँ पे आपको एक सेबेशियस ग्लैंड दिख रहा है और यहाँ पे एक सीबम दिख रहा है। तो यही जो सीबम होता है वो ऑयली त्वचा देता है, लेकिन कुछ लोगों को ऑयली त्वचा नहीं पसंद होता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ऑयली त्वचा से पिंपल्स ज्यादा होते हैं, तो वो उसे खत्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर ऑयली और जो सीबम होता है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, लेकिन अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो ऑयली स्किन एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ऑयली स्किन होता है वो एक हमारे चेहरे को एक प्रोटेक्शन देता है धूल और इन सबसे खत्म होने के लिए। तो धूल और जो हमारा धूल होता है, जो दाग धब्बा होता है, उससे खत्म होने के लिए। लेकिन आज जैसे ये एक नया फैक्ट है, मैंने भी जब इसके बारे में देखा मुझे भी यही पता था कि ऑयली स्किन चेहरे के लिए नहीं अच्छा होता है, लेकिन जब मैंने सीबम प्रोडक्शन के बारे में नेट पे सर्च किया तो उसमें मैंने देखा कि ये तो वाकई एक अच्छा चीज है कि ऑयली चेहरा होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसका जो लोग उसको कहते हैं कि ऑयली स्किन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑयली स्किन हमारे चेहरे को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। और सर मैं एक वीडियो दिखाऊंगी नाइसा फेस वॉश के बारे में, ये पूरा उसका एक बेनिफिट्स है, 1 मिनट का वीडियो है ये। हम लाए हैं नाइसा फेस वॉश का उपहार। सर दिख रहा है? बिल्कुल सही है, सही है, आ रहा है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है। स्टॉप हो गया, फिर से लगाइए। और तेल जमा होने की वजह से वो ब्लैक हेड्स तो स्टॉप हो गया है। हाँ नहीं चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। और कई मुहासों में तब्दील हो जाते हैं। आज मैं अपने नाइसा फेस वॉश में है एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक और एंटी प्राकृतिक गुणों वाला त्वचा को गहराई से साफ कर उसे पोषण और नमी प्रदान करता है। त्वचा के लिए भी नाइसा फेस वॉश असरदार है और शेविंग के बाद त्वचा को इसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण आराम मिलता है और हर इस्तेमाल लाए आपको ताजगी का एहसास। आपकी खूबसूरती निखरती है जब आप खूबसूरती को महसूस करती है। आपकी खूबसूरती का साथ आरपीएफ का नाइसा फेस वॉश। और सर अगर हम प्रोडक्ट कंपैरिजन की बात करें तो आप यहाँ पे 1 मिनट मैं लेबल कर दूँ। चंपालाल आ गए हैं बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो पंक्चुअलिटी उसके पास रहता है, कंटिन्यूटी भी रहती है और डिसिप्लिन रहता है, मैंने डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, जो उसका गुण है ना अपना काम करेगा ही करेगा, डिसिप्लिन से आ जाता है सर वो। हाँ टाइमली आ जाता है। मैंने डिसेबल कर दिया, रिमूव कर दीजिए सर ऐसे लोगों को। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट कंपैरिजन की तो हिमालय का अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका एमआरपी रुपीज है वो 75 है, और निविया की अगर देखें तो निविया का जो है वो 95 रुपए का है। लेकिन वही अगर अपने आर्सन की बात की तो उसका एमआरपी जो है वो 70 रुपए है, और अगर हम एसपी प्राइस उसका देखते हैं तो वो हमें 55 में मिलता है और उसका पीवी 33 है, परचेज वॉल्यूम उसका 33 है। तो आपको अंतर साफ दिख रहा है कि हमारा जो नाइसा फेस वॉश है वो तो एक क्वालिटी में तो अच्छा है, लेकिन जो उसका दाम है वो भी हम लोग के लिए
अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए वाजिब दाम है, जो एक छोटा परिवार भी ले सकता है, बड़ा परिवार भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। दोनों छोटे बड़े दोनों के लिए, मतलब मिडिल क्लास अपर क्लास दोनों ले सकते हैं। और अगर हम बात करें हिमालय और निविया की, तो ये हमें लग रहा है शायद ही लोअर क्लास उसको अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि पहले हम फेस वॉश लगाएं या अपना परिवार देखें। तो ये आरसीएम की क्वालिटी है कि वाजिब दाम में अच्छा क्वालिटी वाला हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। और लास्ट में अगर आप आरसीएम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको पहला तो एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अशोक भाविष्टाले और जेपी मौर्य से डेमो दिखाते हैं, उसको देखना चाहिए। और चार्ट विद सुरेंद्र वत्स जो हर मंगलवार रात 8 बजे को आता है, उसे आप देखें और सीखें इससे। और मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, मुझे टाइम मिला। और लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि जो चैट होम्स थे वो एक कराटे के प्लेयर थे, उन्होंने कहा था कि 4000 अगर मूव्स अगर हम सीखते हैं तो वो काफी नहीं है, लेकिन वही हम जो मूव है वो अगर हम 4000 बार करते हैं तो वो काफी होता है, वो हम लोग के लिए अच्छा होता है। तो आपको सीखने से कोई मतलब नहीं है, सीखने से कुछ नहीं मिलेगा। आप उसको अगर फील्ड में जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे, फील्ड में जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लाख प्रेजेंटेशन देख लें, आप कुछ भी देख लें, लेकिन उसको जब तक आप फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। सरदार जी अपना पूरा परिचय दीजिए, आप क्या कर रही हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए, आप क्या कर रही हैं अभी? बहुत सुंदर सर मैं श्रद्धा सिंह हूँ और मेरा नाम श्रद्धा सिंह है और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं इस बिजनेस को क्लास 9 से सीखती हूँ और लगातार मैं मॉर्निंग सेशन में बनी रहती हूँ। और कल की मीटिंग में मैं नहीं थी, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। लेकिन पर उस बार की मीटिंग में मैं गई थी, कल की मीटिंग में मैं नहीं जा पाई क्योंकि पापा घर पे नहीं थे। तो अगली बार मीटिंग वगैरह तो मैं उसमें आऊंगी, आप लोगों से मिलूंगी। ओके सर, चलिए थैंक यू। श्रद्धा सिंह जी के लिए जबरदस्त ताली बजाइए, बहुत जबरदस्त, ताली भी लोग नहीं बज रहे, देख रहे हैं वो लोग ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आज सर एक डेमो हम भी दिखाना चाह रहे हैं, दिखा दें? दिखा दीजिए सर। हम दिखाना चाह रहे हैं सर, और आपके सामने में दिखाना चाह रहे हैं। गौर से सुनिएगा सभी लोग, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सभी लोग गौर से सुनेंगे, ये डेमो सबके लिए है। आरसीएम का जो हम लोग जो आरसीएम कर रहे हैं, जो टीचर का नारा है वो है आरसीएम में स्टार रूबी बनना। एक स्टार रूबी का इनकम 5 लाख रुपए महीने का होता है। गौर से सुनिएगा सभी लोग, एवरेज एक स्टार रूबी का इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ होता है एवरेज। और आरसीएम में हम लोग आए हैं स्टार रूबी बनने के लिए। तो यहाँ पर कितने लोग स्टार रूबी बनने चाहते हैं, अपना हैंड रेज कीजिएगा। देखिए हम भी अपना हैंड रेज कर दिए हैं और जज यहाँ पर हमारे डी सर रहेंगे, ये अपना निर्णय बाद में देंगे। देखिए हम भी हैंड रेज कर दिए हैं, गौर से सुनिएगा सभी लोग। कितने लोग स्टार रूबी बनना चाहते हैं, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं? नवीन सर आप तो अकाउंट वाला काम किए हैं, आप जरा देखिएगा गौर से कितने लोग हैंड रेज किए हैं। सुनिएगा सभी लोग, आरसीएम का जो मूल मकसद है हम लोग अभी कर रहे हैं स्टार रूबी बनने के लिए। कितने लोग बनना चाहते हैं, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिएगा। देखिए हम भी हैंड रेज किए हैं। 305 6 7 8 9 10 11 17 18 320 एकदम लाइव डेमो दिखा रहे हैं। 325 का आंकड़ा आ गया, 327 334 338 340 2% का हो गया, 40 यस 50% ओके सर। 354 1000 का नारा सर का है। 355 लोग स्टार भी बनना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। 362 368 97 370 370 72 पार होगा सर। 75 76 77 81 83 85 बबलू सर देखिए कुछ प्लेटिनम में हाथ खड़ा नहीं किए हैं। नाम नहीं लेंगे,
कुछ प्लेटिनम भाई साहब ये हाथ खड़ा के नहीं किए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं गोल्ड में कितने लोग 97 गोल्ड में भी कुछ लोग हैंड रेज नहीं किए हैं। 99 402 403 402 402 402 763 में 403 लोग हैंड रेज किए हैं। कितना परसेंट हो गया नवीन सर या अमित सर, आप बता दीजिए कितना परसेंट हो गया? 56% सर, 58। यस 56 राइट सर। माने 40% लोग स्टार भी बनना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों नहीं बनना चाहते? कुछ लोग सर, कुछ लोग चाहते हैं लेकिन खड़ा कर पाने में थोड़ा असमर्थ है। सर जो आदमी हैंडल नहीं कर पाएंगे तो क्या सीख रहे होंगे? हाँ हैंडल करने में कितना दिक्कत है, मतलब कितना समय लगता है। अगर नहीं होता तो अपने अपलाइन से पूछ सकते थे अभी, सर हैंडल कैसे होगा। चलिए यहाँ पर हम बता भी देते हैं हैंडल करने के लिए, जिनका जो नहीं हैंडल किए हैं। देखिए स्क्रीन शेयर के बगल में रिएक्शन है, रिएक्शन को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आता है हैंडल करने के लिए आता है। अभी भी हैंडल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड रेज। चलिए इतना भी नकल करने के लिए समय दे दिया गया है। 43 44 अब कुछ लोग बढ़े हैं, ज्ञान सर जरा एक बार फिर से गाइड कर दिए कैसे हैंडल किया जाता है। 436 लैपटॉप पे है सर, मोबाइल पे नहीं बता पाएंगे। मोबाइल का अलग है, लैपटॉप और मोबाइल में वही सर से बता रहे हैं। स्क्रीन शेयर के बगल में रिएक्शन और उसमें एक मोर का ऑप्शन होता है सर मोबाइल में, उसमें जाने के बाद में सर होता है जी। चलिए रिएक्शन भी सामने आता है। एक्चुअली शेयर इसी को मिलेगा जो रिएक्शन के बगल में रिएक्शन भी है सर। हाँ रिएक्शन सामने एकदम आता है, रिएक्शन है वो सामने, बस वहाँ जाइएगा तो सिंबल बना हुआ है। नवीन सर आप कितना परसेंट हो गया? देखिए इधर से 781 में 456 कितना परसेंट हुआ? खाली परसेंट बता दीजिए सर। 72 कितना? 72% हो गया? नहीं 72 नहीं हुआ है सर, 50 से ऊपर, 50 के आसपास हुआ सर। कितना? 60-65% हो गया। यस वही सर, 70 गलती से निकल गया। नहीं कितना वजह एग्जैक्ट बताइए हमको। 65%। अभी भी 35% लोग हैंड रेज नहीं किए हैं। 485 के आसपास हो गए लोग। चलिए तो आखिर अभी भी 35% लोग स्टार में बनना 60% भी नहीं हुआ है सर। कौन बोला? मॉर्निंग सेशन में आ तो रहे हैं लेकिन बनना नहीं चाहते हैं सर। लाइव डेमो हो गया। 58% है सर, 58%। नहीं ज्ञान सर, ये मार्केट 61.3% है, 60%। चलिए अब हमारे बीच में जज साहब हैं, परम आदरणीय रेस्पेक्टेड डी सर हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर सर 35% लोग हाथ रख के हम खड़ा किए हैं। चलिए सभी को हैंड ओवर कर देते हैं और आप लोग की जबरदस्त तारीफ बीच में हम इनवाइट करते हैं भारतवर्ष के कोर लीडर परम आदरणीय डी सर, जिनके माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। मोस्ट वेलकम है सर आपका, मोस्ट वेलकम है सर आपका। वेलकम सर। आवाज आ रहा है उसको बंद कर दीजिए सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वर्मा सर ने मेरे को बोला है हैंडरेज लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डिजिटली हैंडरेज करना नहीं आ रहा है और इसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। वरना सुबह डेली उठ के आदमी हर दिन कनेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर, वो कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है। देखिए यही चीज वर्मा साहब साबित करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आप लर्न करिए, सीखिए। जूम का नाम किसी ने सुना था क्या? कोरोना के पहले हम में से कितने लोग जूम के बारे में जानते थे? अगर एक आध कोई जानते हो तो प्लीज एक बार आप लोग अनम्यूट करें और बताएं कि हाँ सर मैं जानता था। जानते जरूर थे सर, इम्प्लीमेशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जानते जरूर थे, इम्प्लीमेशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आप इंजीनियर साहब हैं तो आप जानते होंगे। वो जानते ही नहीं थे सर। लेकिन मैं गारंटी बताता हूं कि यहाँ पे 99% लोग नहीं जानते थे।
मैं भी नहीं ये नाम सुना था। पहली बार मेरे को बोला गया कि वी कुमार जूम पे मीटिंग करो सीनियर के द्वारा। तो मैंने कहा सर जूम क्या होता है? तो मेरे सीनियर ने बोला कि एक ऐप है, इसको डाउनलोड करो और उसके बाद इसको टीम में प्रचार प्रसार करो। बाद में बच्चे लोग भी एजुकेशन उनका शुरू हो गया, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, धीरे धीरे प्रचारित होने लगा। मैं मीटिंग में पूछने लगा एक सवाल कि कितने लोग जूम को जानते हैं? और वर्मा सर आपको जान के हैरानी होगी कि 90% हैंड रेज होता था कि सर हम लोग जूम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर स्कूल का एजुकेशन, कोचिंग, ट्यूशन जूम पे चलने लगा। तो जब बच्चे जूम पे जाने लगे तो बच्चे के पेरेंट्स भी जूम का प्रचार हो गया। तो बट नेचुरल है कि जूम कोई जानता नहीं था। अगर मान लीजिए हमें इसमें हैंडल्स कैसे करना है अगर नहीं पता है तो पूछना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने सीनियर से बोलिए। और आपको एक चीज मैं बताऊं, आपके बच्चे हैंड रेज कर देंगे। आप उनको जगा के आप उनसे पूछिए कि बेटा कैसे हैंड रेज होता है। मेरा बेटा जूम और यूट्यूब को लिंक किया, मेरे नाम से एक चैनल बनाया, डी कुमार आरसीएम करके यूट्यूब पे चैनल है, और दोनों को लिंक करके और मेरे को बोला पापा मीटिंग करो आप। अब सुबह के टाइम में वो सोया रहता था और कई बार मेरा मीटिंग फंस जाता था। जूम कहाँ से चालू करें, कैसे स्टार्ट करें, कई बार स्टार्ट करना सीखे, फिर स्क्रीन शेयर कैसे करें, पीपीटी कैसे बनाएं, पीपीटी को कैसे, सब मेरे बेटे ने सिखाया मेरे को। इतना ट्रेंड कर दिया कि मतलब काम चलाऊ है अभी, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट हो गए लेकिन काम चलने लग गया। तो ऑलवेज सीखना चाहिए और छोटे से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा बेटा है तो क्या हुआ भाई। अब हम ये सोचे कि यार हम तो उसके बाप हैं, वो हमको सिखाएगा, तो ये जो सोच है ना, इसको मारना हो। आप सीखना चाहेंगे तो छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, बड़े बच्चों से सीख सकते हैं, अपने दोस्त से सीख सकते हैं, अपलाइन से सीख सकते हैं, डाउनलाइन से सीख सकते हैं, और नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकते हैं। और नहीं अगर सीखना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता, कोई लेक्चरर नहीं सिखा सकता, स्टार रू भी आपको नहीं सिखा सकता। तो लर्निंग एटीट्यूड अपने जिंदगी में जरूर लाइए। ये ईगो पाल के कि हम ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं धरती पे, मैं बहुत ज्ञान रखता हूं। बहुत सारे लोग मिलते हैं महाज्ञानी लोग, कहते हैं आरसीएम, हम सब जानते हैं आरसीएम के बारे में। अरे भाई साहब, मैं इतनी मीटिंग अटेंड किया हूं, मैं 100% प्रोडक्ट यूज किया हूं, मैं आरसीएम के 200 लोगों की टीम बना रखा था, 500 लोगों की टीम थी, मैं रॉयल्टी अचीवर था, कोई टेक्निकल अचीवर था। कोई कहता है कि बीसी छाबड़ा जी हमारे पास आए थे, कोई कहता है आपकी कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा मेरे पास आए थे, वो तो समझा ही नहीं पाए। तो तमाम इस तरह की मानसिकता वाले लोग, विकृत मानसिकता वाले लोग, इस तरह के र्यूड पर्सन हमारे समाज में भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रभावित होके हम भी उन्हीं के जैसा बन गए हैं। हम आरसी में आ तो गए, लेकिन हमारे माइंड में भी कुछ उसी तरह की भावना है, कुछ उसी तरह की फीलिंग्स है कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम सीख नहीं पाएंगे, हम सीखना नहीं चाहते। एटीट्यूड एक डेवलप कर लिए। बहुत सारे लोग आते हैं मॉर्निंग सेशन में, लेकिन कल मैंने इतना समझाया कि यार वीडियो ओपन करो, सूट टाई पहन के आओ। बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है। तो स्कूल में बिना स्कूल ड्रेस का अगर स्टूडेंट जाए, टीचर तो उसको पहले एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जो अच्छे स्कूल होते हैं ना, वो किसी कीमत पे बिना ड्रेस कोड के उनको नहीं झेल पाता, लेकिन हम लोग झेल रहे हैं भाई। जूम है, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इतना समझाने के बाद भी अगर आप बिस्तर नहीं छोड़ पाते हो, आप सुबह पहले नहीं जाते, देर से आ रहे हैं,
बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हो गए हैं, बहुत बड़ा आसान कर दिए हैं। कल एक बंदा मिला मेरे को, बोला कि सर मैं हर दिन जूम मीटिंग में आता हूँ। मैंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं भाई। किसके ऊपर कर रहे हैं आसान? डी कुमार के ऊपर, एसपी वर्मा साहब के ऊपर, अपने रॉयल्टी अचीवर के ऊपर, टेक्निकल अचीवर के ऊपर। अरे किसी के ऊपर आसान नहीं कर रहे यार। आप आ करके किसी के ऊपर आसान नहीं कर रहे हैं। अगर आ करके किसी के ऊपर आसान करते हैं ना, वो आपका बच्चा है, आपके माता पिता है, आपकी धर्मपत्नी है, आपका परिवार है। आप उस पर आसान करिए। उनको सख्त जरूरत है, उनको बड़ी इनकम की जरूरत है, उनको अच्छा लाइफ की जरूरत है, उनको अच्छा एजुकेशन की जरूरत है, माता पिताजी को अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनको आपकी पत्नी बहुत दिनों से सपना लेके जी रही है कि एक न एक दिन मेरे हस्बैंड कामयाब होंगे। आपका बच्चा गर्व करता है, प्राउड करता है आपके ऊपर। उसको लगता है कि हमारे पापा एक न एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। आपके माता पिता आपको हीरो मानते हैं। बचपन में हमें हमारी माँ क्या बोलती है? राजा बेटा। जिस भी माँ को देख लीजिए अपने छोटे से बच्चे को एक ही बात बोलती है कि मेरा ये राजा बेटा है। राजा क्यों बोलती है? क्योंकि अपने बेटा को राजा होते हुए देखना चाहती है, किंग बनते हुए देखना चाहती है। सारी माँ की यही कहानी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं खुल रही है, जैसे तैसे अनमने ढंग से मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में खींच के आ रहे हैं। पता नहीं यार, ये 250-250 रुपए का टिकट लगाते हैं ये लोग, पता नहीं क्या करेंगे। मीटिंग से पैसा कमाते हैं ये लोग, ट्रेनिंग से पैसा कमाते हैं ये लोग। उल्टी सीधी बातें दिमाग में भरा हुआ है। अरे भैया, जिसको कमाना है वो आपसे नहीं कमाएगा, वो उसको कमाने का नशा है, वो पूरे इंडिया से कमाएगा, हर जगह से कमाएगा, ट्रेनिंग से कमाएगा, मीटिंग से कमाएगा, प्रोडक्ट से कमाएगा, नेटवर्क से कमाएगा, नेटवर्क को फैला के कमाएगा, दूसरे दूसरे शहर में बिजनेस खड़ा करके कमाएगा। इसको कमाने का नशा है, उसको रोक दोगे आप क्या? आपकी औकात ही नहीं है कि आप रोक दोगे। किसी की औकात नहीं है कि रोक। जिसको कमाने का नशा है वो तो कमाएगा। आपको नशा नहीं है तो नशा पालो ना यार। किसने रोका है आपको कमाने से? लेकिन अपने अंदर दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बुराइयां, दुनिया भर के कूड़ा कचरा लेके हम आरसीएम में आते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा करा रहा है, हमारा परिवार करा रहा है, उसको पैसे की सख्त जरूरत है। तो दिमाग उल्टा चलता है। कहते हैं कि अपने दुख से दुखी लोग नहीं है आरसीएम में। यहाँ जो आते हैं ना, दूसरे के सुख से बड़े दुखी होते हैं। उनको लगता है कि मेरे करने से मेरा अपलाइन बहुत आगे निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ब्रेक लगा के रखते हैं। तो आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी रुकी रहेगी भाई साहब। अपलाइन का ब्रेक नहीं लगा हुआ है, वो तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। वो तो दौड़ रहा है सरपट, वो तो पहुंचेगा, आपकी गाड़ी रुकी रहेगी। बहुत सारे लोग मेरे साथ जब स्टार्ट किए थे ना, इसीलिए ब्रेक लगा दिया। बोले डी कुमार तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। नो नो नो, और करना ही नहीं है। जो कर रहे थे उनको भी जाके डिस्टर्ब करने लगे, उनको भी नेगेटिव करने लग गए। देखते हैं कैसे डी कुमार कर लेगा आरसीएम। मेरे बैंक के लोग कहते थे तुम जहां जाके समझाओगे हम लोग निगेटिव करके आएंगे, मेरे सामने बोलते थे। तो मैं बड़ा हंसता था। मैं बोला अच्छा नहीं चलने दोगे मेरे को, आरसीएम नहीं करने दोगे? बोला नहीं करने दूंगा। मैंने कहा यार तू निगेटिव कहां कहां करेगा? तू सैयद रजा में निगेटिव करेगा ना, मैं मुगल सराय में करूंगा आरसीएम, तो मुगल सराय भी कर देंगे। मैंने कहा मैं नागपुर जाके करूंगा। मैं छुट्टी लेके जाऊंगा 10 दिन नागपुर में, पैसा खर्च करूंगा वहां पे, और छुट्टी लेके लोगों को वहां पे जाके मोटिवेट करूंगा। तुम छुट्टी लेके जाके निगेटिव करो, तेरे में दम है। चेहरा बन जाता था, सब वहीं रह गए। अरे तूफान को किसी ने रोका है? किसी की औकात है कि तूफान को रोक ले? जलजला को किसी ने रोका है? ज्वालामुखी को फटने से किसी ने रोका है? किसी की औकात है कि रोक ले?
अरे जिंदगी में अपने अंदर वो आग लगाओ ना यार, अपने आप को ज्वालामुखी बना दो। मेरे को स्टार रूबी बनना है, बनना है, बनना है, दिन रात दिमाग में डालो, 24 आवर्स दिमाग में यही चलना चाहिए। कौन करता है कौन नहीं करता है भैया तुम जानो, मुझे तो करना है। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि मुझे करना है। मेरे करने से किसके घर में पैसा जाता है, ये तो अच्छी बात है ना। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरे को इतना ताकतवर बना दे, इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि सुजीत कुमार सिंह जी डायमंड बने तो मेरी वजह से, क्राउन बने तो मेरी वजह से, मैं उनको क्राउन बना दूं, मैं उनको स्टार क्राउन बना दूं, मैं उनको अरापति बना दूं, खरापति बना दूं, उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूं। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे ना तो मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी जरूर बन जाऊंगा। वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे ना तो मैं उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगर वो उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे ना तो मैं बनारस का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। आज बनारस में कोई जानने वाला नहीं है मेरे, पता नहीं कितने करोड़पति अरबपति है बनारस में। आप चेक कीजिए ना, आपके गली मोहल्ले में आपको कोई जानता है? हाँ, कोई नहीं जानता। गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि मेरी वजह से डी कुमार अमीर बन जाएगा। अरे भगवान से प्रार्थना कीजिए ना, ये प्रभु मेरे अंदर इतनी ताकत दे दे कि डी कुमार मेरी वजह से सबसे अमीर आदमी बन जाए। कल्पना कीजिए अगर आपकी वजह से मैं सबसे अमीर बन गया तो आप अपने मोहल्ले और अपने शहर के सबसे अमीर तो बन ही जाएंगे। कौन रोकेगा आपको? तो हम में से ज्यादातर लोग ना दुखी आत्मा है, पीड़ित आत्मा है, अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से। और ये रोग है हमारे देश में, बहुत भयानक रोग है, ये महामारी है। आज आरसीएम जैसा खूबसूरत सिस्टम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कारण क्या है? आप देखिए ना, आपकी डाउनलिंक में ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनको ये लगता है कि मेरे करने से, मेरे खरीद लेने से एक बार ना ये करोड़पति बन जाए। वो किसी अनजान आदमी के घर में खरीदारी करेंगे, दुकान में जाके अनजान लोगों से खरीदारी करेंगे, लेकिन आपसे नहीं करेंगे। तो ये मानसिकता को हमें बदलना है, इस सोच को हमें मारना है। गंदी सोच है। विदेशों में ऐसे लोग नहीं होते हैं, वहां एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं। अगर कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है ना तो वहां पे गाड़ी खड़ी करके अपना काम नुकसान कर देते हैं, ऑफिस नहीं जाते और एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को उठाते अपनी गाड़ी में और ले जाके हॉस्पिटलाइज कराते हैं। उसको पैसा भी देते हैं, ब्लड भी देते हैं, जरूरत पड़ने पर लोगों को और इकट्ठा करते हैं, सहयोग करते हैं वो। लेकिन हमारे देश में ऐसी मानसिकता नहीं है। यहाँ तो भगवान से लोग मनाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए ऐसे लोग हैं यहाँ। और इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जो इतना खूबसूरत सिस्टम है, आज यहाँ कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। लोग पूछते हैं कि सर जब अमेरिका में यूरोप में इतना फल फूल रहा है 80 सालों से, लाखों करोड़ का टर्नओवर, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? इतना बढ़िया आरसीएम में तो क्यों नहीं चल रहा है? मैं उनको नहीं बता पाता हूँ ये सारी बात कि रोग कितना भयानक है, कितनी खतरनाक बीमारी है ये। आज कितनी शानदार प्रेजेंटेशन दिखाई हमारी मीडिया। क्या आप याद कीजिए, मैं न्यासा हाथ में लेके स्टेज पर खड़ा होकर प्रचार प्रमोशन करता था। न्यासा के बारे में बताता था कि इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करने से क्या क्या होगा, आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे ग्लो करेंगे। कई मीटिंग्स में मैं हाथ में लेके इसका प्रमोशन किया करता। आज वो बता रही, जिसे मेरा अपना दिन याद आ रहा। तो टैलेंट की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है, और अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आज नहीं मिलते तो इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं मेरे सामने? आ रहे हैं ना, आप अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और अच्छे थोड़ी बहुत कमी है तो हम बनेंगे अच्छे। हमें अपने फैमिली को इंप्रूव करना है, हमें अपने बच्चों को इंप्रूव करना है, हमें उसको देखना है। हमें उसकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। उसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा गलती करते हैं, वो अपलाइन को देखते हैं, मेरे करने से उनके पास पैसा जा रहा है। अरे भगवान से प्रार्थना कीजिए ना, मनाइए
ये प्रभु मेरे करने से ऊपर वाले सारे करोड़पति बन जाए, मेरे नीचे बहुत सारे लोग करोड़पति बन जाए। और जब सब जगह सुख शांति होगी, सब कमी अमीर बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो हम नाकामयाब थोड़ी रहेंगे। तो ये सोच पैदा करना है हमें। कहते ना, जिसकी जैसी सोच बदलेंगे आपकी जिंदगी बदलेगी। तो सोच को बहुत स्ट्रांग बनाइए, बहुत ताकतवर। कर भला तो हो भला। जब हम दूसरों का भला करेंगे, अपलाइन का भला करेंगे, डाउनलाइन का भला करेंगे, कंपनी का भला करेंगे, पीयूसी वाले का भला करेंगे। बहुत सारे लोग जाते हैं पीयूसी वाले से परसेंटेज मांगते हैं, कहते हैं 2% हमको चाहिए, 5% चाहिए। अरे यार, वो बेचारा पैसा लगाया है, वो व्यक्ति अपना समय दे रहा है, पूरा परिवार है उसका भी, बीवी बच्चे हैं, खर्चा है उसका, रेंट दे रहा है, इंटरनेट का खर्चा दे रहा है, और आप उससे जाके मांगते हैं 2% और 5%। अरे आपको तो इनकरेज करना चाहिए कि सर मैं आपकी सेल को बढ़ाऊंगा, मैं आपकी इनकम को बढ़ाऊंगा। हमने क्या लगाया है? हमने तो 1 रुपया नहीं लगाया, और उसने तो लाखों रुपया लगा के धंधा चला रहा है। और धंधा किसका चला रहा है भाई? वो अपना धंधा नहीं चला रहा है। आया तो है वो अपना धंधा चलाने, लेकिन वो हमारा धंधा चला रहा है, आपका धंधा चला रहा है। और आप जाके लोगों को क्या सिखाते हैं? 50% ले लो पिकअप सेंटर से, 4% ले लो। मैंने ये काम आज तक नहीं किया, मरते दम तक ये काम नहीं करने वाला। अगर 1 करोड़ का भी मैं सेल करवाऊंगा ना अपने दम पे, 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख का मैंने सेल कराया है। स्टार डायमंड क्लब मैंने लगातार किया है। आप सतेंद्र जी शिवम पीयूसी से जाके पूछिए कि कभी डी कुमार जी 1% की बात की है? हम इतने नीचे गिर जाते हैं ना यार, कहते हैं कि बिजनेस ही नहीं चल रहा है। अरे कहां से चलेगा यार? ऐसी ऐसी हरकत करते हैं आप, घटिया घटिया हरकत करते हैं। अरे आपका तो काम है कि, हमारा तो काम है कि शिवम पीयूसी आरसीएम जब खुला था ना, पार्ट 2 की बात मैं बता रहा हूं, जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम के छोड़ के चले गए थे, लाखों रुपया कमाने वाले साइड हट गए थे, और उस समय शिवम पीयूसी खड़े हो गए अपना दुकान खोल के। वो मेरे ग्रुप में नहीं है, मेरी टीम में नहीं है। और टीम क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, आज तक मैंने ग्रुपिंग और टीम नहीं किया ये काम। हाँ ठीक है, हम अपने लोगों को सिखाते ज्यादा हैं, दूसरे के लोग आते हैं, मैं भाई टाइम उनको नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया। कभी मैंने भगवान से नहीं मनाया कि वो मेरे टीम में आ जाए, नहीं। अरे उसके पीछे भी किसी अपलाइन ने खून पसीना पाया है, कोई ना कोई उसके पीछे लगा होगा, किसी ने उसको ज्वाइन कराया है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको तोड़ रहे हैं। भगवान ऊपर देखता है, परमपिता परमेश्वर देखता है। आप गलत सोचेंगे, गलत देखेंगे, गलत करेंगे तो आपका परिणाम गलत ही होगा। हमेशा अच्छा सोचिए। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर भला तो हो भला। हमेशा भला सोचिए, हर व्यक्ति का भला सोचिए। लेकिन हम इतने विकृत मानसिकता वाले लोग हो गए हैं, इतनी विकृत सोच वाले हो गए हैं कि बस सिर्फ मेरा चल, मेरे खेत में बारिश, बाकी तो सब सूखा मर जाए। ये सोच नहीं चलती आरसी। यहां तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचिए। मैं शिवम पीयूसी सतेंद्र जी के यहाँ आज भी जाता हूं तो 8,000, 10,000, 15,000 से कम का बिल मेरा नहीं बनता है। आप पूछ सकते हैं उनसे जाकर, डी कुमार जी डायलॉग मारता है कि सच में ऐसा करता है? आप चेक कर लीजिए, कभी भी 10,000 से नीचे का परचेजिंग मेरी नहीं होती। पूरी फैमिली के साथ में जाता हूँ वहाँ, मैडम को भी लेके जाता हूँ, बेटा को लेके जाता हूँ, सारे कपड़े खरीदते हैं वहां से, सारे एफएमसीजी आइटम खरीदते हैं, अपने यूज के लिए भी खरीदते हैं। कुछ पड़ोस में हमारे 3-4 लोग हैं, उनको माल सप्लाई करते हैं। एक बगल में हमारे हैं संजय सिंह जी, उनको देता हूं मैं। बगल में तरना पिकअप सेंटर है, रितेश जी, वो भी हमारे ग्रुप में नहीं, वहां भी मैं 8,000, 10,000, 15,000, 12,000 का बिल हमेशा बनाता हूं। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? कुछ लोग अपने ही ग्रुप में पिकअप सेंटर, मेरा ग्रुप है मैं वहीं से करूंगा। अरे सब मेरा है यार, सब मेरा है। ये भाव पैदा कीजिए अपने अंदर। ये तेरा करेंगे ना, वो दूसरा ग्रुप है, वो दूसरा ग्रुप है, उसका ग्रुप है, उसका ग्रुप है। आज तक हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आरसीएम में बहुत सारे लोग पता करते हैं कि वो किसके टीम में है, वो किसके टीम में है।
उनका टीम टूट गया, उनका टीम चल रहा है, वो आजकल बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में दिमाग लगाते हैं। मैंने आज तक दिमाग नहीं लगाया कि भैया कौन किसका ग्रुप है, क्या मतलब है यार। अरे काम करना है, फोकस ऑन योर बिजनेस। भाई पैसा तो हमको अपने ही ग्रुप से मिलेगा ना, दूसरे के ग्रुप के बारे में जान के क्या करेंगे। लेकिन हमें से कई लोगों का मैंने देखा है डिस्कशन करते हैं, मेरे से पूछते हैं सर वो किन के टीम में है, सर वो किन के टीम में है। कई बार मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं बोल देता हूं क्या करोगे जान के यार क्या मतलब है। फोकस, माइंड योर ओन बिजनेस। 24 आवर्स दिमाग में बस एक ही चीज चलना चाहिए, एक ही नशा होनी चाहिए यार हमारे लोग आगे नहीं बढ़ रहे। तो उसमें दिमाग नहीं लगेगा तो उसको ये आ जाएगा मेरी ग्रुप में तो बड़ा मजा आ जाएगा, वो आ जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, वो आ जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये जो मानसिकता है ना, इसको बदलिए। हमारे घर में हमारा बच्चा है, हम दूसरे के बच्चों को देखते हैं क्या यार वो पढ़ने में बड़ा तेज है, वो अगर मेरा बच्चा हो जाता ना तो बड़ा मजा आ जाता। मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, मेरा बच्चा तो स्कूल जाता ही नहीं, मेरा बच्चा तो हमेशा हंसा रहता है, मेरा बच्चा तो बहुत कमजोर है, उसका बच्चा तो बड़ा मजबूत है। कितना अच्छा होता वो बच्चा मेरा हो जाता और मेरा वाला साइड हो जाता। कभी सोचते हैं सर? नो। यस नो का जवाब दीजिए आप लोग। नो। नो सर, नो सर। अरे जैसा भी है, जो भी है, मेरे लिए मेरा बच्चा ही खास है। पड़ोस का बच्चा पड़ोसी का है यार, उसमें हम दिमाग क्यों लगाए? कभी हमारा होने वाला है ही नहीं। और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। सारी दुनिया कैसे चल रही है? तोड़ा फोड़ी होता है क्या? दूसरे के बच्चे को तोड़ के अपने बच्चा बना लेते हैं क्या? हर चीज में लोग इन्हीं चीजों में दिमाग लगा रखे हैं। तो जब तक आप इतनी गहराई से इस बिजनेस को नहीं करेंगे ना, बहुत सीरियस होके करने की जरूरत है। मैंने आज तक अपने बच्चों में ही दिमाग लगाया, मेरे ही बच्चे, मेरे सामने मेरे सब बच्चे हैं, ये सब मेरे डाउनलाइन है, मेरी टीम है। आज तक मैंने दूसरे का टीम देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार भैया, बस बात खत्म, बात खत्म वहीं पे। कुछ लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, अरे किसकी टीम में है यार, बड़ा तेज तरार है, बहुत तेज काम कर रहा है, पता लगाओ। पहुंच जाते हैं, वहां जाके उसको बरगलाते हैं, मिसगाइड करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने नीचे लेके आ जाए। तो आप किसी को बरगलाएंगे ना, आप अकेले बरगलाएंगे, लेकिन आपके 10 को बरगलाएगा, कोई ना कोई बरगलाएगा जरूर। ये आध्यात्मिक बिजनेस है, ये इथिकल बिजनेस है। मैंने देखा है जिसने भी दूसरे का ग्रुप तोड़ा है ना, डेवलप नहीं किया आज तक। तो बहुत डिसिप्लिन होके काम करना है, बहुत अनुशासित होके काम करना है, मन को हमेशा काबू करना है, अच्छा सोचना है, क्रॉस लाइन के लिए भी अच्छा सोचना है कि यार वो अपना कैरियर बना के काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना परिवार का विरोध को झेलते हुए काम कर रहे हैं। उनके लिए भी अच्छा सोचिए, कभी भी मत बुरा सोचिए। ये मत सोचिए कि यार वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो पीछे हो गया। हाँ, ये जरूर सोचिए कि अगर वो आगे बढ़ गए तो हम भी उनसे पीछे नहीं रहेंगे। मंजीत जी स्टार रूबी हो गए तो मैंने दिमाग में चलने लगा कि यार मेरे साथ इमराल्ड थे, मेरे साथ स्टार इमराल्ड हुए, मेरे साथ रूबी हुए, और स्टार रूबी मेरे से पहले हो गए। मेरे में कमियां हैं। मैंने खूब मेहनत किया। आज उनके बगल में खड़े हैं, वो भी स्टार रूबी है, मैं भी स्टार रूबी, वो भी को लीडर है, मैं भी को लीडर हूं। अभी हम लोगों में साथ में चल रहे हैं। आज हम लोग, आज से लेके 5 दिन हम लोग साथ में रहेंगे, हम मंजीत सर और सुजीत सर तीनों। जिम कॉर्बेट में हम लोग को वहां कंपनी की तरफ से बुलाया गया है, वहां पे कोर की मीटिंग भी है। तो साथ में है, बहुत गले मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेशन हम लोगों का खराब है। अभी उनका गृह प्रवेश में मैं इकलौता व्यक्ति अपने ग्रुप से गया था, कल सुजीत सर बताया ट्रेनिंग। लेकिन दिमाग में यही है, जब भी मिलते हैं वो कहते हैं सर मैं आपसे पहले सफायर मारूंगा। मैं बोलता हूँ ये तो समय बताएगा कौन पहले सफायर जाएगा। ये होना चाहिए, फ्रेश कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे को पीछे करके हम आगे निकल जाएं, ये बहुत गलत चीज है। ये जो हमारे हिंदुस्तान में ना टांग खींचने वाले जो लोग हैं ना, ये भरे पड़े हुए हैं।
भाई भारत आज तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिर्फ एक बार या 2 बार लिया है, लेकिन जब कबड्डी जब से शामिल हुआ ना, हर साल हर बार गोल्ड मेडल कबड्डी में लेता है भारत। कोई हरा ही नहीं पाया आज तक। कुछ लोगों ने रिसर्च किया कि आखिर कबड्डी में ये गोल्ड मेडल क्यों लेते हैं, तो पता चला कि भारत में एक दूसरे का टांग खींचने वाला भरा पड़ा है चारों तरफ और कबड्डी में टांग खींचने का ही तो खेल है, इसलिए मार देता है गोल्ड मेडल। तो हमारे देश में एक दूसरे का टांग खींचने वाले लोग भरे पड़े हैं। टांग नहीं खींचना है, कर भला तो हो भला। तो बहुत ईमानदारी से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, बहुत ईमानदारी से। बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं, और हर महीने डबल करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि यार जो हुआ है ना उसी को मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग 15 से 3 साल से झूल रहे हैं। बहुत सारे लोग 170 पे एकदम बढ़ता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर एकदम मतलब वहीं पे जाके टंग जा रहा है। क्यों टंग रहा है भाई? कारण क्या है? एक बंदे ने मेरे से बोला सर मेरा टेक्निकल मेंटेन नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या मेंटेन हो रहा है? बोला रॉयल्टी। मैंने कहा रॉयल्टी का कितना परसेंट? बोले 3%, 4.5%। मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए 3% क्यों मेंटेन होता है, 4.5% क्यों मेंटेन होता है, 6% क्यों नहीं होता, 8% क्यों नहीं होता, बर्ल क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है? बोले सर यही तो आज तक हमको समझ में नहीं आया। मेहनत भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, होम मीटिंग भी ले रहे हैं। मैंने कहा मैं एक बात बताऊं? बोले हाँ सर बताओ ना। मैंने कहा आपके दिमाग में ना अपना इनकम घुसा हुआ है। 1.15 करेंगे, एक तरफ 3.5 से ऊपर बिजनेस जा रहा है, मेरा रॉयल्टी बन जाएगा, 20,000 25,000 मेरा आ जाएगा। और आपके दिमाग में 25,000 ऐसे घुसा हुआ है, ऐसे घुसा हुआ है कि आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरो। और जब तक आपके दिमाग में ये 25,000 घुसा हुआ है ना, तब तक आप टेक्निकल नहीं कर पाओगे। बोले नहीं सर ऐसा नहीं, हम टेक्निकल। मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूं बात मानो। आपको पता है कि अगर 25,000 नहीं आएगा तो मेरी गाड़ी का किस्त कैसे दिलाएगा? आपको पता है कि अगर 25,000 रुपया नहीं आएगा तो मेरे मकान का रेंट कैसे दिलाएगा? आपको पता है कि अगर 25,000 नहीं आएगा तो मेरा दाल रोटी कैसे चलेगा? इसीलिए आप मर खप के 25,000 करते हो। बोले सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा बीमारी कहाँ है पहले ये तो पता करो। आपकी जरूरत 25,000 है, आप 25,000 के लिए काम करते हो। आपको टेक्निकल चाहिए ही नहीं, आपको 50,000 नहीं चाहिए। बोले क्या करना होगा? मैंने कहा कि भैया जैसे 25,000 के लिए आप मर खप रहे हो ना, ऐसे 50,000 के लिए मर खपो। सोच को पहले बड़ा करो। जब तक 50,000 के लिए नहीं भागोगे ना, नहीं दौड़ोगे, तब तक आपका टेक्निकल नहीं होगा। 25,000 की जगह पे 50,000 लिखिए। भाई ऐसा थोड़ी है कि हम आरसीएम में स्टार रूबी बने तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। रॉयल्टी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, इतना मेहनत करते थे कि बता नहीं सकते आप। आज उसका मैं 5% भी नहीं करता हूं, फैक्ट बता रहा हूं। फिर स्टार रूबी कैसे बन गए? कारण क्या है? कारण बस एक ही है, सोच बड़ा होता चला गया, बड़ा सोच होता चला गया। सोच का बड़ा होना और मेहनत का बड़ा होना, ये दोनों जो है ना जुड़वा भाई है। मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, यहां भी काम करते हैं। लेकिन पहले जो काम करते थे ना, दिमाग में एक टेंशन था यार हर हाल मेरे को रॉयल्टी मेंटेन करना है, नहीं करेंगे तो मेरा कार का किस्त कैसे दिलाएगा। उस समय इनकम नहीं थी बहुत ज्यादा, आरसीएम से, बैंक से सैलरी नहीं थी ज्यादा, आरसीएम से भी इनकम नहीं थी। बड़े भाई साथ में आ गए थे, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ गए थे, बैंक से लोन ले लिए थे, लोन का कर्जा चुकाना था। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलता था कि यार रॉयल्टी नहीं आएगी तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे को जिंदा रहने के लिए रॉयल्टी चाहिए। और इसलिए इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए
टेक्निकल के लिए और ज्यादा मेहनत किए। अब दिमाग में क्या चलता है? अब दिमाग में दूसरी बातें चलती हैं। अब सर्वाइवल की बातें नहीं चलती है, अब कंपटीशन की बातें होती है। अब मेरे दिमाग में महावीर सहारन जी आते हैं। वो सामने जब बैठते हैं ना, मुस्कुराते हैं ना, और डी कुमार जी कैसे हो, तो मेरे को कोई लगता है ना कि यार सफायर मेरे को स्टार भी कुछ चैलेंज कर रहा है। मैं कहता हाँ बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया सर, आशीर्वाद है सर आप। अंदर चलता है कुछ दिन और हालचाल पूछ ले बाबू, मैं तेरे को क्रॉस तो करूंगा जी। अब उल्टा चलता है दिमाग। अब बड़े बड़े दिग्गज को मैं देखता हूँ दिमाग में, सुरेंद्र सर से मैं बोलता हूँ सर आपके बगल में अगर कोई खड़ा होगा ना तो डी कुमार खड़ा होगा। आग लगती है। उनके साथ बैठता हूँ ना, उन लोगों के साथ रहता हूँ, कोर मीटिंग में जाता हूँ ना, 2-2 घंटे चलती है वहां। मैं यही सब सोचता रहता हूँ यार इस कोर में ना इतना जोर लगाओ कि मेरे कोर में 25-30 लड़के बैठ जाए। तो अब गोल बदल गया है, अब टारगेट बदल गया। अब रॉयल्टी, टेक्निकल, ये सब बहुत छोटा चीज लगता है, बहुत छोटा चीज। मैं अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हमारे सीनियर साथी बैठे हैं। जब आपका गोल बदल जाता है ना, जब टारगेट बदल जाता है ना, तो आपको फिर रुपया पैसा बहुत छोटा लगने लगता है। आज रुपया है कमाना, रुपया तो भाई वो अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मैं साधु महात्मा हो गया, पैसा नहीं चाहिए मुझे, पैसा चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, पैसे के बगैर तो कुछ होना ही नहीं। बट टारगेट कुछ और है। अब सुरेंद्र सर के बगल में खड़े होंगे तो डायमंड बनेंगे ना, तो डायमंड बनेंगे तो इनकम कितनी गुनी बढ़ेगी? कम से कम 10 गुनी, 10 गुनी इनकम बढ़ जाएगी। तो सुरेंद्र सर को देख रहा हूं, दिमाग में सुरेंद्र सर नाच रहे हैं। विजय विरोधिया जी को मैं देखता हूं, राकेश शर्मा जी को देखता हूं, महावीर सहारन जी को देखता हूं, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, अब उनसे रिलेट करता हूं अपने आप। पहले नहीं करते थे। पहले दिमाग कहां चलता था, यार खर्चा नहीं जुट रहा है, खर्चा पहले करो, पहले गाड़ी का किस्त की व्यवस्था करो, पहले घर का किराया देना है, पहले दिमाग वहां चलता था। तो देखिए सोच का खेल है। जब तक आप टारगेट बड़ा नहीं करेंगे ना, जब तक बड़ा चीज के लिए नहीं सोचेंगे ना, बड़ा नहीं बन पाएंगे। आप कितना भी मेहनत कर लो, मेहनत तो लीवर भी करता है यार, खेत में जोतने वाला किसान भी करता है, ऑटो चलाने वाला भी मेहनत करने से कुछ थोड़ी होता है। ये जो मैं बार बार मीटिंग में 1 लाख पर मंथ क्यों करवाता हूं आपसे, कि आपका गोल सेट हो। जिस दिन आपका दिमाग में 1 लाख के लिए काम करोगे ना, आप सब समस्या, प्रॉब्लम, ये कोई सुनता नहीं, कोई जुड़ता नहीं, सब बदल जाएगा। आपकी गाड़ी बहुत सरपट भागेगी। भाई हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली ही दिखाई देता है। दिल्ली के आगे कौन स्टेशन है पता भी नहीं करते, जानकारी भी नहीं करते। सोनी जी मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या होता है जब आप भीलवाड़ा जाते हैं तो भीलवाड़ा से आगे के बारे में सोचते हैं? केवल भीलवाड़ा दिखता है सर, केवल भीलवाड़ा दिखता है। तो बहुत जरूरी है लक्ष्य बनाना, टारगेट सेट करना। बिना टारगेट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप आज ज्यादातर लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कारण क्या है? उनका टारगेट बहुत छोटा है। उनका टारगेट 25,000 है। आप 25,000 टारगेट बना के काम करेंगे, आपके पास तो आएगा 25,000, लेकिन आपके नीचे तो नहीं आ रहा है 25,000 किसी के पास। बताइए किसी के पास आ रहा है? जो आदमी 25,000 कमा रहा है उसके नीचे कितने लोग 25,000 कमाने वाले लोग? शायद एक भी नहीं। मेन लेग में हो, बीकर लेग में तो एक भी नहीं हो। आज क्यों नहीं बिजनेस बढ़ रहा है लोगों? कारण क्या है? वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं कि हम सर्वाइव कर जाएं, किसी तरह से जिंदा रहें आरसीएम। और ये सोच इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सोच बिल्कुल नहीं चलती है। इस सोच को मारना पड़ेगा। भाई हम आज तक रॉयल्टी पे होते, कल्पना करिए। बैंक की नौकरी करते, 22,000 25,000 हर महीने आरसीएम से लेते रहते। आज मैं स्टार भी होता, इस जगह भी होता, इंडीवर से चल रहा होता। बड़ा यस नो में जवाब दीजिए। नहीं सर, संभव ही नहीं है। हम लोग इतने मतलबी लोग हैं ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सुरेंद्र सर, जब मैं नौकरी छोड़ रहा था ना, सुरेंद्र सर का फोन आया था, सुजीत सर ने करवाया था, और मेरे से सवाल पूछे कि डी कुमार जी आप नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो? मैंने कहा हाँ सर मैं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा देखो नौकरी छोड़ने से पहले एक बात सोच लो। मैंने कहा क्या? बोले डायमंड अगर जाना है तो नौकरी छोड़ो, और अगर डायमंड नहीं जाना है
जैसे रॉयल्टी आ रही है 25,000, 30,000, 50,000, टेक्निकल भी आ जाएगा, लगे रहोगे, बैंक की नौकरी करते रहोगे, साथ में 25-50,000 रुपये आराम से आता रहेगा। अगर करना है, डायमंड करना है तो रिजाइन करो, नहीं करना है तो चुपचाप नौकरी। मैंने कहा सर मैं डायमंड जाने के लिए आया से मैं डायमंड तो जाके रहूंगा, उसके लिए कोई भी कुर्बानी दूंगा। बोले एकदम पक्का सोच लो, अच्छे से सोच लो। मैंने कहा सर मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा अपने आप ये मैं डायमंड जाऊंगा सर। बोले तथास्तु, रिजाइन करो। समय लगेगा यार, स्ट्रगल करेंगे। डायमंड जाने के लिए टी कुमार आया यार से, दाल रोटी के लिए थोड़ी है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, मकसद इतना बड़ा बना लो ना, इतना बड़ा बना लो ना, इतना बड़ा बना लो ना, सारी समस्याएं धुआं धुआं हो जाए। कंपनी बंद हो गई 1 साल, 365 दिन 365 रात। नौकरी रिजाइन करने के कुछ दिन के बाद कार जस्ट मैंने लिया, सारे बैंक बैलेंस खत्म हो गए, कुछ नहीं था मेरे पास, खाली डब्बा, खाली सीसी। 1 साल स्ट्रगल किए, अंदाजा लगाई। सब मेरे डायमंड बनाने की प्रक्रिया हो रहा था, ऊपर वाला प्लानिंग कर रहा था कि बेटा देखते तो डायमंड के लायक है कि नहीं। और हमने भी कसम खा के मैं उतरा हूं कि डायमंड से नीचे तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि यार कुछ हुआ है आरसी। तो लाइफ में स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, बहुत संघर्ष करना है। संघर्ष की बेइंतहा होगी, इतना संघर्ष करना है ना, इतना संघर्ष करना है कि संघर्ष भी आके ना आपके सामने खड़ा हो जाए, बोल मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए। हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत एग्जाम मैंने दिया है, बहुत परीक्षा दी है। जब कंपनी बंद थी ना, मेरी बिटिया छोटी सी रोती थी ना, तो इतनी भयानक ढंग से ना कि मैं क्या बताऊं, सारे आंख में आंसू एकदम लेके। थोड़ा सा भी उसको दूध मिलने में देर होता था ना तो रोने लगती थी, और इतना चीख चीख के, इतना चिल्ला चिल्ला के, खाना वाना नहीं खाती थी, सिर्फ दूध ही पीती थी। एक बार मैं अपनी आंखों के सामने में देखा कि रोने लग गई, और उस समय कंपनी बंद थी, पाई का मोहताज था, और इतना चीख चीख के रोने लगी दूध के लिए। मैडम गर्म करने लग गई जाके, थोड़ा समय, बहुत स्थिति खराब थी घर में, और उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे ना, जब मैंने देखा ना, मैं हिल गया। मैं ये सोचने लग गया कि अगर मेरे पास एकदम पैसा खत्म हो जाए, दूध में न ला के दूं, क्या हाल। मैं कांप गया, मेरे रोंगटे खड़े हो, रातों में नींद नहीं आती, इतनी बेचैनी कि मैं क्या बताऊं। रात भर ऊपर ताकते रहते थे, देखते रहते थे, क्या करूं, कौन सा काम करूं। कंपनी बंद है, कंपनी के मालिक जेल में, अखबार में फ्रंट पेज पे निकल रहा है, टीवी पे। वो दौर में कभी भूलता नहीं। एक एक मिनट कितना मुश्किल होता था गुजारना, एक एक दिन कितना मुश्किल होता था। सुबह से शाम होता ही नहीं था, शाम से सुबह नहीं होता था। मैं कई मीटिंग में बोला हूं कि यार 365 दिन और 365 रात में कैसे गुजारा हूं, कितना दर्द झेला हूं। वो मेरे दर्द को कोई समझ नहीं सकता, मैं और आपको समझा भी नहीं सकता। आज मेरी इनकम, मेरी गाड़ी सबको दिख रही है, लेकिन उसके लिए क्या क्या मैंने किया, कितना प्रेशर झेला हूं। घर से, परिवार से, रिश्तेदार से सब एक ही बात बोल रहे थे कि अब कंपनी वापस नहीं आएगी, मर गया। बाबूजी कहते थे बेटा जो मर जाता है ना वो जिंदा नहीं होता, तुम्हारी कंपनी मर गई, कोई दूसरा काम ढूंढो, कोई दूसरा काम करो। कब तक इंतजार करोगे? एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक दिन बीतता जा रहा है। इतना प्रेशर मैं झेला हूं ना। आज आप थोड़े से में बिलबिलाते हो ना, मैं देखता हूं हमारे लड़के बिलबिलाते हैं तो मैं हंसता हूं कि बेटा तू जो भी झेल रहा है ना, तेरा 1000 गुना मैं झेला, 1000 होता है। इंसान बिलबिलाता है, संघर्ष में बहुत अकेला होता है, कोई साथ नहीं होता। ये पार्ट है, ये रास्ता है। जितने लोग ऊपर गए हैं ना, सब इसी रास्ते से होके गुजरे।
हम लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कल हमारे साथ पूर्णेंदु सर थे, बात होने लगी, बोले देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग अनिश्चितताओं का खेल है, उन्होंने कहा। मैंने कहा सर कहाँ पढ़ लिए? बोले नहीं, ये किताब में मैंने पढ़ा था। मैंने कहा गलत पढ़े हैं सर। अनिश्चितताओं का खेल नहीं है। बोले नहीं सर, संघर्ष तो करना पड़ता है। मैंने कहा संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन कामयाबी की गारंटी है, गारंटी, अनिश्चितता नहीं है। 100% कामयाब होंगे, 100%। बस संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष कितने दिनों का, सबका कोटा निर्धारित है संघर्ष। जैसे होता है ना, आप राशन लेने जाते हैं तो कोटा होता है, तो 2.5 kg, आपको 2.5 kg ज्यादा नहीं मिलेगा। अब किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, उनको 10 kg मिलेगा। किसी के परिवार में 2 सदस्य हैं तो उसको 5 kg मिलेगा। तो 5 kg कोटा है। आप जबरदस्ती बोलेंगे नहीं मेरे को 10 kg, तो देगा ही नहीं, बोलेगा अगले महीने आओ। वो कोटा है। तो वैसे ही संघर्ष का भी कोटा है। ये आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर को पता है। उन्होंने सारा डिजाइन कर रखा है कि कितना दिन आपको संघर्ष करना पड़े। हो सकता है किसी को ज्यादा करना पड़े, किसी को बहुत ज्यादा करना पड़े, किसी को कम करना पड़े, लेकिन करना पड़े। जब तक कोटा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कोटा पूरा नहीं होगा, तब तक आप कामयाबी के दुनिया में आप कदम नहीं रख पाएंगे। आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक दिन अचानक से ऐसा आएगा कि आप रॉयल्टी हो जाएंगे, टेक्निकल हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। रॉयल्टी हुए हैं, टेक्निकल हुए, इनसे पूछिए ना। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इनसे पूछिए, ये समझाएंगे। महानंद केसरी से पूछिए, बबलू मौर्य जी से पूछिए, संतोष कुमार सोनी जी से पूछिए, ये बताएंगे कि डी कुमार सर जो बोल रहे हैं एकदम 100% सही बोल रहे हैं। सर एकदम ये चीजें महसूस करने वाली है सर। इसको जो झेला होगा ना सर, वही महसूस कर सकता है, बाकी लोग महसूस नहीं कर सकते सर इसको। बाकी लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कीजिए, बचिए मत। अब सोचिए, मेरे से ज्यादा संघर्ष किसने किया हो? 365 दिन, 365 रात अंधकार में मैं खड़ा था, कोई काम नहीं था मेरे पास। मैं सब्जी बेचने वाले को देखता था ना, ठेला लेके, मुझे लगता था कि यार इसके पास तो ये काम है, मेरे पास तो ये भी नहीं मैं कर सकता। बहुत सारे लड़के मेरे से पूछ रहे थे, सर क्या होगा आरसीएम का सर? मैं बोलता था घबराओ मत, वापस आएगा। अग्नि परीक्षा सीता मैया को देनी पड़ी थी, हमारी कंपनी भी अग्नि परीक्षा दे रही है, और इससे हम बाहर निकलेंगे। बहुत सारे लड़के वाच कर रहे थे, देख रहे थे कि डी कुमार सर कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सब्जी बेचने लग जाता ना, तो हमारे सारे लड़के कुछ ना कुछ करने लग जाते। मैं ठेला भी नहीं चला सकता था उस समय, मेरे हाथ पांव ऐसे बंधे थे ना। उस दौर को मैं कभी भूलता ही नहीं हूं भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुछ करता ना तो एक झटके में मेरा बनाया हुआ सारा मेहनत पानी हो जाता। शायद ये महानंद केसरी मेरे साथ खड़ा नहीं होता, आज संतोष कुमार सोनी खड़े नहीं होता, आज बबलू मौर्य जी हमारे साथ खड़े नहीं होता, आज रंजीत सिंह हमारे साथ खड़ा नहीं होता, आज कोई नहीं होता मेरे साथ खड़ा। अगर गलती उस समय कर दे रहे थे, मुझे पता था कि बेटा भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है, गलती से भी गलती मत कर। और हमने 365 दिन झेला, उस दर्द को झेला, उस असहनीय पीड़ा को झेला। मेरे से ज्यादा पीड़ा किसने झेला है? लेकिन हाँ, मैं मुस्कुरा के झेला, रो के नहीं। वो मेरी प्रकृति नहीं है कि मैं रोऊं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं, मेरे आंख में आंसू आए ही नहीं आज तक। मैं यही तो सोचता हूं कि आंसू क्यों नहीं निकलता है। निकला ही नहीं, कभी नहीं निकला। लोग बड़े जल्दी आंसू निकाल देते हैं, मेरे नहीं निकलते। क्या बताऊं, फितरत ऐसा है। मैं रोने वाला इंसान ही नहीं हूं, मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं। लेकिन जो दर्द हुआ था ना, वो दर्द को मैंने महसूस किया है, बहुत करीब से किया है, बहुत अंदर तक किया है। 365 दिन किया है, 365 रात किया है। वो जो पीड़ा थी ना, वो जो दंश था ना, वो जो मैं झेला हूं ना, मैं बता नहीं सकता। आरसीएम जब खुला था ना, जिस रात मैं मुगल सराय उतरा था जयपुर से, और पता चला कि आरसीएम साइट ओपन हो गया, मैं इतना एक्साइटेड था ना। बाइक से मैं चला रहा था, लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूं।
उस समय चंदासी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक इतनी भयानक स्लिप किया था कि मैं बता नहीं सकता। पूरे दोनों हाथ ये ऐसा मतलब टूटने से, फ्रैक्चर होने से बच गया था। इतना दर्द करता था कि मैं 10 दिन तक तो गर्म पानी में हाथ डाल के रखा था, लेकिन एक्साइटमेंट इतना था ना यार, मेरा आरसीएम वापस आ गया, अब तो वो कर डालूंगा ना जो किसी ने सोचा नहीं। इतना एक्साइटमेंट था, इतनी ऊर्जा थी कि हमारा आरसीएम वापस आ गया। तो दर्द को झेलो मेरे भाई, जो दर्द को झेलता है वही मर्द होता है। जो दर्द को जिसने झेला नहीं है वो मर्द क्या बनेगा यार, वो मर्द कभी बन ही नहीं सकता। आरसीएम वाले मर्द होते हैं, दर्द झेलते हैं, झेलना पड़ता है। देखिए, मैं आप लोग को ये सारी बातें बोल के इमोशनल नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ। अभी जो आप झेल रहे हैं ना, आप कुछ नहीं झेल रहे हैं आप 10% भी मेरा नहीं झेल रहे हैं। जो मैं झेला हूं ना, असहनीय पीड़ा थी, असहनीय दर्द था, और शायद इसीलिए आज स्टार भी बहुत छोटा लेवल लगता है, बहुत छोटा लगता है। मैं रियल बता रहा हूँ, छोटा नहीं है, लेवल बड़ा है, लेकिन मेरे लिए छोटा है। मैंने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया है ना, इतना बड़ा बना दिया है कि मुझे डायमंड से नीचे सुकून ही नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ स्टार 1 लाख पर मंथ बोलता हूँ। बहुत सारे लोग हंसते हैं, तो लगता है डी कुमार जी हवा में बात करते। अरे हवा में बात कभी कर ही नहीं सकता हूँ यार। 17 साल से आरसीएम को जी रहा हूँ, 17 साल से अपने ब्लड में, अपने चरित्र में, स्वभाव में आरसीएम को उतार दिया हूँ। हवा में कैसे बात करेंगे? एक एक व्यक्ति पहुंचेंगे स्टार, जो आज हैंडरेज नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी पहुंचेंगे एकदम। मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे से लिखवा लो, आप स्टाम्प पेपर पे लाओ, मैं लिख के देता हूं। आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको भरोसा नहीं है ना, मेरे से ले लो भरोसा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस बात मानो, बात मानो, बात मानो, बात मानो, बात मानो, बात मानो। बस एक ही काम करो, बात मानो। जो मैं कहता हूं आंख बंद करके फॉलो करो। दाहिने बाएं दिमाग इधर पीछे करोगे, आगे पीछे संघर्ष करोगे। बस बात मानो। सब लोग एकदम मॉर्निंग सेशन में एकदम वेल ड्रेसअप होके, स्नान ध्यान करके आइए, थोड़ा नहा धोआ के आइए। सुबह जब जाता है ना पानी इसके ऊपर, ये काम करने लगता है। सारे तंतु, सारे इंद्रिय शक्तियां, सारी नस नाड़ी सब खुल जाता है सुबह सुबह। और जब खुलती है ना, तो जब यहां से बातें डाली जाती है ना, सब के अंदर एकदम सीधा सीधा चला जाएगा। बहुत सारे लोग का वीडियो बंद है, कल इतना मैंने समझाया था, लेकिन बात घुसती नहीं है दिमाग में। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी होगी, कुछ लोग ड्यूटी में होंगे, कुछ लोग ट्रेवलिंग में होंगे, बट सब लोग ऐसा नहीं है। कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो लेटे हैं बिस्तर पे, जब भी टॉयलेट में होंगे, मीटिंग चल रहा है, तो आप मीटिंग का अनादर कर रहे हैं। आपके घर वाले लोग ये सब चीज देखते हैं, आपका बच्चा देख रहा है, आपसे यही सब चीज सीख रहा है वो। मैं ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, टीसी छाबड़ा जी की जो होती है टेक्निकल मीट, उसमें मैं क्रॉस कर रहा होता, एक्सरसाइज कर रहा होता, पूरा पसीने पसीने रहता हूँ, इसलिए हम बंद कर देते हैं। नीरज सर हमारे बीच में है यार, उनको नीरज सर एक बार हैंडेज कर दीजिए फिर से। देखिए 7:13 कब बज जाते हैं मेरे को पता ही नहीं चलता आरसीएम करने के लिए। जी सर, जी हाँ नीरज सर कुछ कह रहे थे सर। नहीं कह नहीं रहे थे सर, वो एक्चुअल में पोस्ट नहीं बन पाया ना, तो इसलिए बोल नहीं पा रहा था। हाँ, मैं हाथ नहीं मिला पा रहा था, तो मैंने एड्रेस कर दिया कि कोई बना दिया। बस देखिए, बहुत 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 अनुभव है यार, इतने साल का, इतने दिनों का, एक एक दिन जो हम लोगों ने दर्द झेला है ना, कहानी लिखी जा सकती है, किताब बन सकता है एक एक दिन की। और इतने साल, इतने दिनों तक हम लोगों ने आरसीएम को किस तरीके से किया है, जो लोग किए हैं वो जानते हैं। यहाँ पे जितने सीनियर साथी हैं इनसे पूछिए कितना दर्द झेले हैं, सब के सब ने दर्द झेला है। तो बातें बहुत है। बस एक बार फिर से आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब साथी एकदम से, कहते ना कि घर में जब खेती का सीजन आता है तो क्या होता है, सारे लोग टूट पड़ते हैं। परिवार का एक एक बच्चा, परिवार का एक एक सदस्य
हमारे घर में जब धान की रुपाई होती थी पहला दिन, तो उसको फंक्शन के रूप में मनाया जाता था। वहां पे त्योहार होता था, खाना पीना बनता था घर पे। हमारे घर की माँ बहन सब मिल करके खूब ढेर सारे पकवान बनाते थे। गांव में मजदूर आते थे, सब खेतों में काम करने वाले लोग, वो सब उनको कपड़ा उपड़ा दिया जाता था, पूजा पाठ होता था। मतलब ऐसा लगभग एक सेलिब्रेशन होता था, त्योहार मनाया जाता था। पूरा फैमिली मिल करके सब लोग मिल के मनाते थे। गांव के भी लोग आते थे, उसमें खाते थे। तो हमारा आरसीएम बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे पूरे परिवार है, हम सब परिवार हैं। और अभी जो नया प्लान आया है ना, एकदम समझ लीजिए खेत की रोपाई हो रही है। जब खेती में पहला दिन करते हैं ना रोपाई, नीरज सर आपके यहाँ भी होता होगा जी? क्या होता है थोड़ा बताइए। रोपाई, धान की रोपाई ना खेत में। हाँ 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 हाँ, पहला दिन जो होता है फर्स्ट डे मतलब मुहूर्त होता है सर। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट डे जो है ना, वो खेत में जब मजदूर लोग जाते हैं ना, वो थाली में पूरा रोली, चंदन, अगरबत्ती वगैरह वगैरह कुछ दान दक्षिणा उनको दिया जाता है। फिर वो जमीन में जो है पूजा करते हैं, है ना, पूजा करते हैं। फिर उसके बाद वो शुरुआत करते हैं। हर जगह होता है जी जी। तो हम लोग का तो खेती आरसीएम है ना एकदम। ये नया प्लान आया है, ये एक ऐसा अद्भुत प्लान है। अगर इसके ऊपर हम लोगों ने मेहनत कर ली, सिंसियर होके, सीरियस होके अगर इसको सीख लिया, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, अगर ये भी खाया जाता है, मिठाई भी खिलाया जाता है। हाँ, तो पूरी तन्मयता से, पूरी सक्रियता से लगना है, सबको लगना है। हम भी आपके साथ लगे हैं, वर्मा साहब भी लगे हैं, नीरज कुमार सिंह जी लगे हैं, रंजीत सिंह जी लगे हैं, दरोगा सिंह जी लगे हैं, संतोष सोनी जी लगे हैं, अमित मौर्य जी लगे हैं, नील शर्मा जी लगे हैं, ज्ञानेश्वर जी लगे हैं। सब मिल के करना है। फरीदाबाद से हमारे कपिल पोद्दार जी लगे हैं, बड़े टाइट हैं, कह रहे सर मेरा नाम तो ले ही नहीं रहा है, मैं भी तो टेक्निकल हूँ। अरे यार, आप मेरे दिल में बसते हो यार, आप सब के सब। क्या फर्क पड़ता है नाम नहीं ले रहे हैं तो। यू ऑल आर माई हार्ट बीट। आप सब मेरे दिल की धड़कन है। आपको नहीं पता ना कि मैं कितना लाइक करता हूँ, आप लोगों के बारे में कितना सोचता हूँ। अब हनुमान तो हूं नहीं कि चीर के दिखाऊं। सब के सब मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। हम सब मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। हर महीने मेहनत करना है, डबल करना है। डबल से नीचे सोचना ही नहीं है, एकदम नहीं सोचना है। कहते ना कि नदी की तेज धारा अगर बह रही हो और आपको एक जगह खड़ा नहीं होने दे रहा है, वो आपको पीछे लेके जाएगा। अब अगर उस जगह पे जाना है, उससे आगे बढ़ने के बारे में आपको प्रयास करना होगा। उस तेज धारा को चीरते हुए आगे निकलना होगा। निकलेंगे आगे तभी आपका जगह बरकरार रहेगा। अगर उस जगह पे खड़े रहने के बारे में सोचेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, एकदम पीछे जाएंगे। आपको कोई नहीं बचा सकता पीछे जाने से। तो यहाँ डबल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं। हर महीने डबल सोचिए, डबल करिए, एक्शन डबल करिए, मीटिंग डबल करिए, होम मीटिंग डबल कर दीजिए, शो द प्लान डबल कर दीजिए, फोन कॉल डबल कर दीजिए, जूम मीटिंग डबल कर दीजिए, टेप सुनना डबल कर दीजिए, किताब पढ़ना डबल कर दीजिए, हर काम डबल कर दीजिए, बिजनेस डबल हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, काम उतना ही करना चाहते हैं जितना करते हैं, जूम मीटिंग उतनी ही कर रहे हैं जितना करना चाहते हैं, फोन कॉल उतनी ही करते हैं जितना करते आ रहे हैं। तो भाई डबल कैसे होगा? अब हम सोए रहते हैं और सोचते कि यार वर्मा जी डबल कर दें, बिजनेस हमारा डबल हो जाए। नहीं हो सकता, करना पड़ेगा भाई, लगना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। नया प्लान आ जाए, नई प्रोडक्ट आ जाए, नया पिकअप सेंटर खुल जाए, नया डिपो खुल जाए, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि हम अपना मेहनत डबल करते हैं कि नहीं, हम काम डबल करते हैं कि नहीं, हम फोन कॉल डबल करते हैं कि नहीं, हम जूम मीटिंग डबल करते हैं कि नहीं। जब तक हम डबल नहीं करेंगे, डबल नहीं होगा। तो आज से एकदम सभी साथी पहला काम शुरुआत अब खुद से करिए। जिनका भी डायमंड क्लब बचा हुआ है, पहले डायमंड क्लब कंप्लीट करिए। देखिए, जब हम अपना करके लोगों को दिखाते हैं ना कि देखो सर मैंने खुद किया है, ये फ्री वाली प्रोडक्ट में मैं खुद अपने आप को लाया हूं, देखो सर मेरा हर महीने होता है। जब आप दिखाते हैं ना तो लोगों में एक विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है कि नहीं यार ये सच्चे लोग हैं, ये अच्छा लोग है, देखो करके बता रहा है। दुनिया में आज इतने झूठे लोग घूम रहे हैं ना, इतने मक्कार लोग घूम रहे हैं ना, कि आज हम लोगों को भी लोग
नहीं समझ पा रहे, हमें भी उसी नजर से देख रहे हैं। गलती लोगों की नहीं है, गलती माहौल की है, वातावरण की है। चारों तरफ नकारात्मक लोग भरे पड़े हैं, तो उनके बीच में हम अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि हम उनके जैसा नहीं है? करके दिखाएंगे तभी तो। आज आप लोग मेरे को क्यों सुन रहे हैं? नीरज कुमार सिंह जी क्यों सुन रहे हैं? एसपी वर्मा साहब मेरे को क्यों सुनते हैं? ये छोटे मोटे लोग यहाँ पे कोई थोड़ी बैठा है, क्योंकि हमने कुछ किया है इसलिए आप सुन रहे हैं। वरना आजकल कोई किसी को 1 मिनट सुनने के लिए तैयार नहीं होता यार। तो दुनिया उसी की सुनती है जो कुछ करता है। आप भी करेंगे ना तो लोग आपका भी सुनेगा कि यार ये किया है 5000 बीवी, देखो। आप अपना दिखाएंगे, लोग सुनेंगे आपको, और सुनेंगे नहीं, समझेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपकी बात मानेंगे। और घबराइए बिल्कुल मत, एकदम कामयाबी मिलेगी, 100% कामयाबी की गारंटी मैं लेता हूं। सारे लड़के हमारे स्टार ओबी बनेंगे, सारे लड़के हमारे स्टार ओबी बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 1000 मैंने बोला है, 1001 होगा, 999 नहीं होगा। हम 2030 की बात किए भैया, 2030 आते आते तक तो तूफान आ जाएगा। एक एक बंदा आपके नीचे 10-10, 20-20, 50-50 स्टार रूपी आपके नीचे होंगे, डाउनलाइन में होंगे। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, बहुत ज्यादा साहस की जरूरत है। हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत जल्दी कामयाब हो जाना चाहते हैं। तो जीवन में अगर इतना आसानी से सब कुछ मिल जाए तो सारी दुनिया कामयाब हो जाएगा। जो कामयाब लोग होते हैं, जो पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं ना, वो रातों रात नहीं चढ़ते हैं। बहुत धैर्य रखते हैं, बहुत साहस होती है उनके अंदर, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं वो। तो बातें बहुत है। आज की मीटिंग हम चाहेंगे कि आगे वर्मा साहब कंटिन्यू करें और एंड की तरफ लेके जाएं। वर्मा साहब प्लीज कंटिन्यू। वेलकम सर। सर एक बार ताली बजा दी। पहले बहुत शानदार बातें बताए हैं, बहुत शानदार बातें, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, शानदार महसूस करने वाली बातें, शानदार सर। ये सर जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, दिल से, और सर की बातों को दिल से सुनना चाहिए। जो संघर्ष 30 सर ने किया है ना, सही बता रहे हैं, उसका 5% भी संघर्ष हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। पूरा मत मानिएगा, 5% संघर्ष कर देना, अब तो स्टार रूपी बनना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और क्योंकि समय हो चुका है, हम ज्यादा देर न करेंगे, है ना। एक इन्फॉर्मेशन है सर, एक इन्फॉर्मेशन। हाँ। 9 तारीख से और शुक्रवार से गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। सारे लोग अपने लोगों को लेके बैठे। धन्यवाद। आज का जो नारा रहेगा वही रहेगा, चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है। सभी लोग जोर जोर से बोलेंगे, सभी को नहीं चलना।